हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम अक्सर सिक्कों और नोटों पर शेरों के चित्र देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कहाँ से आए? ये शेर सारनाथ में पत्थर के एक विशाल स्तंभ पर खुदे हुए थे। इन्हें बनवाने वाले राजा का नाम अशोक था। अशोक इतिहास के उन गिने चुने राजाओं में से एक है जिनके निर्देश पर पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर अभिलेख खुदवाए गए। यह कहानी एक शक्तिशाली राजा के हृदय परिवर्तन और शांति की राह चुनने की है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के 7वें चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे अशोक के साम्राज्य के बारे में। उसके साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई और किसने की। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। इस साम्राज्य को स्थापित करने में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चंद्रगुप्त को कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सहायता दी थी। चाणक्य के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलते हैं। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे अशोक के वंश के बारे में। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र है जो आधुनिक पटना के नाम से जानी जाती है, और इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण प्रांतीय केंद्र भी थे। अब हम जानेंगे तक्षशिला के बारे में। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। अब हम जानेंगे साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब हम जानेंगे पाटलिपुत्र के नियंत्रण के बारे में। राजधानी के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो किसानों, पशुपालकों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। सम्राट के पास जासूसों का एक बड़ा जाल था जो अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र रखते थे। यहाँ पर प्रांतीय शासन था, जहाँ पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अब हम जानेंगे कर और नजराना के बारे में कि क्या होता है। जहाँ कर नियमित रूप से वसूला जाता था, वही नजराना स्वेच्छा से या विशेष अवसरों पर लिया जाता था। अब हम जानेंगे कलिंग युद्ध के बारे में और अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ इस बारे में। अशोक इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने एक भीषण युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। अपार जनहानि और दुख को देखकर अशोक का मन विचलित हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे और धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतेंगे। अब हम जानेंगे अशोक का धम्म के बारे में। ये क्या है? धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अब हम जानेंगे धम्म का उद्देश्य। अशोक अपनी प्रजा को एक पिता की तरह निर्देश देना चाहते थे। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। धम्म की मुख्य बातें अब हम जानेंगे। इसमें बड़ों का आदर करना, दासों और नौकरों के साथ दयावान व्यवहार करना, सभी जीवों पर दया करना, दूसरों के धर्म का सम्मान करना जैसी मुख्य बातें थी। अब हम जानेंगे धम्म महामत के बारे में। अशोक ने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जिनका काम जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देना था। नेक्स्ट पॉइंट है शिलालेख और संदेश। अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। अशोक ने कई संदेश दिए जिसमें उन्होंने
अपने शिलालेखों में लिखा कि सच्चा धर्म वह है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाए, न कि वह जो हमें युद्ध करना सिखाए। अब हम जानेंगे अशोक के सुधार के बारे में कि उसने क्या क्या सुधार करवाए और जन कल्याण के हित में उसने क्या क्या कार्य किए। सम्राट ने प्रजा की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें से कुछ के बारे में अभी हम जानेंगे। अशोक ने कई सड़कें बनवाई और कुएं खुदवाए। उन्होंने विश्राम गृह भी बनवाए। मनुष्यों और जानवरों के लिए उन्होंने चिकित्सालय खोले। उन्होंने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे। अब हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, इस बारे में। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। इसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में नए राज्यों का उदय हुआ। उत्तर पश्चिम में हिंद, यवन व उत्तर और मध्य भारत में शुंग, कण्व और गुप्त वंश और दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य राजाओं का शासन रहा। अशोक को अनोखा सम्राट भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने शक्ति के चरम पर होते हुए भी शांति का मार्ग चुना। उनके द्वारा अपनाया गया सारनाथ का सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और उनके धम्म का चक्र हमारे तिरंगे के मध्य में विराजमान है। अशोक ने न केवल युद्ध छोड़ा बल्कि जन कल्याण के कार्य भी किए। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह उस समय के आम लोगों की भाषा थी। तो दोस्तों, यह था हमारा 7वां अध्याय। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले किसने की? इसमें पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है चाणक्य। अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।